हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोगों का टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है सब्जेक्टिव पेपर। जी हां दोस्तों, जिसमें आप लोग लिखना पड़ेगा उसके सबसे महत्वपूर्ण हम लोग इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय का भी लाएंगे, फिर आप लोग दीर्घ उत्तरीय के जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे सवाल देखेंगे। जिसको पता है वो रिविजन कर लीजिए, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए और हर एक को समझा दूंगा। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम में अगर रटोगे तो एक दिन में कितना रटोगे, नहीं रट पाओगे। तो समझ लो थोड़ा सा ताकि आप जाके लिख पाओगे और जहां पर याद रखने की जरूरत है वहां पर याद रख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि 12 अप्रैल यानी कि जो परसों आप लोग विज्ञान का एग्जाम होने वाला है धाकड़ तरह से एग्जाम जाए और एक भी क्वेश्चन उसमें छूटे नहीं। बिल्कुल हम लोग का जो 90+ का सपना है वो पूरा हो और इसके लिए दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा। पढ़िए, रेगुलर रिवीजन कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर एक वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार अपनी पढ़ाई की तैयारी और भी अच्छा तरह से करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल निकलकर सामने आता है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक लिखिए, क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता का मतलब जानते हैं कि आप लोग एक फॉर्मूला सुने होंगे और देखे होंगे और लिखे भी होंगे, R=ρL/A लिखे होंगे ना जनाब। ये जो रो होता है इसे ही बोलते हैं प्रतिरोधकता। मतलब जो तार है जिसमें करंट बहता है उसकी प्रकृति कैसी है, क्या वो लोहा का है, क्या वो चांदी का है, अरे भाई क्या वो सोना का है। सोना का तो तार होता नहीं है, ठीक है। तो बतलाता है कि प्रकृति क्या चीज का है, मतलब किस चीज से बना हुआ है, वही रो ये डिफाइन करता है। एल मतलब तार की लंबाई, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो तार मतलब इतना मोटा हो गया उसका एरिया होता है ए, और आर मतलब तो जानते हैं प्रतिरोध मतलब रुकावट। धारा को बहने में जो रुकावट उत्पन्न होता है, जो खड़ा रहता है डंडा लेकर रोकने के लिए धारा को, वही प्रतिरोध होता है। समझ गया ना। मतलब प्रतिरोध क्या होता है, धारा में रुकावट। ये देखिए क्या है आंसर इसका। प्रतिरोधकता एक ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का होता है ओम, ठीक है। वहीं अगर रोधक ता जुड़ गए तो मीटर जोड़ देना बस, ठीक है। ता जुड़ गया तो इधर एम जोड़ देना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक सबको पता है ओम होता है। अगर प्रतिरोधकता पूछे तो उसमें और कुछ जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ओम मीटर जुड़ जाएगा, मतलब ओम मीटर हो जाएगा। क्या चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। कैसे निर्भर करेगा, R=ρL/A है ये, ठीक है। अच्छा बताओ लोहे के तार का जो प्रतिरोधकता है तो छोटा तार का प्रतिरोधकता कुछ और होगा, बड़े तार की कुछ और होगा, बिल्कुल नहीं। वो लोहा का है भाई साहब, वो लोहा का ही रहेगा, ठीक है। छोटा होने पर वो सोना का नहीं हो जाएगा और बड़ा होने पर वो चांदी का नहीं हो जाएगा, वो हमेशा लोहा का ही रहेगा। तो प्रतिरोधकता में चेंज कहां से होगा, घंटा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक नंबर का आंसर समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में स्रोत के साथ समानांतर क्रम में विद्युत परिपथों को जोड़ने के 2 लाभ लिखिए। हम लोग घर में दोस्तों याद रखें हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं पता है, समांतर क्रम का एक फिगर आप लोग देख लीजिए, उससे आप लोग समझ जाइए। ये आप लोगों का समांतर क्रम है, ठीक है। इस प्रकार से एक हो गया प्रतिरोध, इस प्रकार से 2 प्रतिरोध हो गया और तीसरा का जोड़ेंगे तो ऐसा हो गया, समझे। और भी जोड़ सकते हैं 4-5। अब सोचिए यहाँ से धारा जा रहा है, ये आप लोग का इधर कुछ भी बैटरी कुछ भी कनेक्ट होगा इधर, ठीक है। यहाँ से धारा जा रहा है, अब इसे 3 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला उपकरण जो आपका फैन है ये खराब हो गया, अब धारा यहाँ से इधर बहेगा नहीं, क्या दिक्कत ना बहे, हम लोग धारा तो इधर से जा रहा है, ये वाला चीज भी ठीक रहेगा, ये वाला चीज भी ठीक रहेगा। वहीं अगर बात करें श्रेणीक्रम संयोजन की दोस्तों तो ऐसा होता है कनेक्शन आप लोग देखेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जितना कनेक्ट करने कर लीजिए। वही अगर हमारा ये चीज खराब हो गया, मान लीजिए ये रहा फैन और खराब हो गया, तो यहाँ पर धारा का ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। धारा कट जाएगा तो इसमें धारा बह नहीं पाएगा, तो बाकी आपके बाद जो भी इसके बाद उपकरण लगा रहेगा सब काम करना बंद कर देगा भाई साहब। इसीलिए घर में श्रेणीक्रम का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं तो कहीं देखे आपकी घर का एक बल्ब फ्यूज हुआ तो बाकी घर का मतलब कोई भी कोई भी चीज़ नहीं जल रहा है। घर का फैन खराब हुआ तो बाकी कोई नहीं चल रहा अगर पार्श्व क्रम में श्रेणीक्रम ऐसा कनेक्ट कर तो इसलिए दोस्तों नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन पॉइंट क्या है कि समांतर क्रम में जो जोड़ते हैं उसका लाभ क्या है। देखिए समांतर क्रम तो समझ गए, अब लाभ क्या होता है। देखिए प्रत्येक उपकरण को पूर्ण बैटरी वोल्टेज मिलता है, सभी उपकरण जो भी है सभी को पूरी वोल्टेज मिलता है, क्योंकि देखिए इसमें जो समांतर क्रम होता है ना सभी में विभवांतर समान होता है, मतलब विभवांतर सबके पास जाएगा समान, जिसको जितना चाहेगा वो ले लेगा। समझ रहे हो, एक उपकरण बंद अथवा खराब होने पर भी अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होता है। समझ गए ना। अभी मैंने कहा कि एक उपकरण अगर खराब भी हो जाएगा बंद भी रहेगा तो बाकी उपकरण इससे प्रभावित नहीं होगा। कैसे होगा, सबके लिए तो अलग अलग पाथ डिफाइंड है और इसको पूर्ण बैटरी वोल्टेज मिलता है। याद रखिएगा समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है और श्रेणी क्रम में धारा समान रहता है और इसलिए इसमें वोल्टेज अच्छा मिलता है, सभी को जितना जरूरत उतना ले लेता है। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं भाई साहब, माता पिता के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना ही अनुवांशिकता कहलाता है। अब मान लीजिए कोई आदमी अगर लंबा है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस उसका बेटा भी लंबा होगा, ठीक है। और अगर कोई आदमी लंबा है और उसका जो पत्नी है वो नाटी है, ठीक है, तो उसका जो बेटा होगा वो मध्यम दर्जे का होगा, मतलब जो ना ज़्यादा लंबा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा। अगर दोनों लंबा हो गया मतलब माता भी लंबे पिता भी लंबे तो बेटा तो और लंबे,
ठीक है, तो ये होता है दोस्तों अनुवांशिकता। मतलब माता पिता में जो गुण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहता है ना। ठीक है, दादाजी का जो गुण अपने बेटा में आएगा, उसका बेटा का गुण अपने और बेटा में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये गुण ट्रांसफर होता है और इसी गुणों को दोस्तों यहाँ आनुवंशिकता कहा जाता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में स्थानांतरित होता है उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। समझ गए? तो बस गुणों का स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी? काफी महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आता है दोस्तों, ये वाला अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की क्षति के लिए प्रमुख रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप लोग CFC याद रहे क्या? CFC, अरे भाई साहब KFC नहीं, चिकन खाने का मन कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ओजोन परत की क्षति के लिए दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC उत्तरदायी है। ठीक है, जो ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का O3 होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त CFC के भी अतिरिक्त कुछ गैसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया, मीथेन समेत बहुत सारी गैस इसके लिए जिम्मेवार, लेकिन मेन कौन है? ये भाई साहब CFC। ठीक है, क्या KFC याद रखना, KFC से CFC लिख देना, गलती से KFC मत लिखना। ठीक है, ओजोन परत की क्षति के लिए प्रमुख रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से फिर कार्बन, तो ये जिम्मेवार है। समझ गए? उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? वैसे लक्षण जिसे कोई जीव अपनी जीवन काल में अर्जित करता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। मतलब समझ लो ऐसा, आपका मतलब आप इस दुनिया में आए, आप बड़े हुए, पढ़े लिखे, खूब पढ़े लिखे, अनुभव ज्ञान किए, अपने नौकरी किए, मस्त लाइफ जिए। अब आपका जो गुण है, आप जो पढ़ लिख कर जो अर्जित किए, आपका ज्ञान बढ़ा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, अब क्या ये आपके पीढ़ी में ट्रांसफर होगा? आपके बेटे में वो गुण जाएगा अपने? जैसे हो गया ना कि आपका मान लीजिए बेटा वो जन्म से ही विद्वान, आप जैसे विद्वान वैसे आपका बेटा जन्म से ही विद्वान, जन्म से ही एकदम पूरा स्मार्ट माइंडेड जितने आप है। ठीक है, ऐसा होगा कभी नहीं। तो इसे जैसे इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं ना दोस्तों, उसे बोलते हैं उपार्जित लक्षण। मतलब जो इस दुनिया में आकर आप गेन करते हैं जो लक्षण, उसे बोलते हैं उपार्जित। उपार्जित मतलब अर्जित करना, आप यहाँ आकर जो लक्षण अर्जित करते हैं। मतलब कैसा? वैसे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है। आप जीवन काल मतलब जितना दिन आप जिए, जो जो गुण आप अपने अंदर भरें, जो जो आप लक्षण अर्जित किए, ठीक है, उसे ही उपार्जित लक्षण कहते हैं। और अच्छा लक्षण दोस्तों खराब भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लक्षण करते हो अपना। हमेशा लक्षण अच्छा रखो, बहुत आगे जाओगे। आगे देखिए क्या सवाल है। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा को परिभाषित करना है। तो बिल्कुल सिंपल से ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उसमें और एक लाइन जोड़ देना कि ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या जोड़ना? ओम के नियम के अनुसार यहाँ पर और एक लाइन जोड़ देना कि स्थिर ताप पर। ठीक है, स्थिर ताप पर। ओके, ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये होता है समानुपाती, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो V समानुपाती I होता है, यही आप लोग का हो गया। और 1 एम्पियर को परिभाषित करने बोला है। ठीक है, देखिए हम V = IR लिख दिए, जो ओम का नियम होता है। और 1 एम्पियर देखिए, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए? क्या बोले कि जब किसी चालक से, आप सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखिए, I = क्या होता है? QT, सभी लोग जानते हैं। अब क्या ये है? Q मतलब आवेश, T मतलब समय। तो जब किसी चालक में 1 कूलम 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, 1 कूलम कितना? 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर विद्युत धारा बोलेंगे। मतलब कूलम भी, चार्ज भी 1, धारा भी 1, तो आपका चार्ज भी 1, समय भी 1, तो धारा कितना हो जाएगा? 1। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अमलगम किसे कहा जाता है? तो ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होता है उसे अमलगम कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल ये वाला याद कर लीजिएगा। और ये वाला भी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। अलग से भी सवाल आ सकता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, तो क्या बोलोगे कि जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा बोलते हैं। बस फॉर्मूला याद रखिए ना, I = QT। बस सब जगह एक पुट याद रखिएगा, एक याद रखिएगा। जब 1 सेकंड में 1 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो उसे हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा बोलेंगे। गेट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग। समवृत्ति अंक किसे कहते हैं? ऐसे अंक जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं पर उनके कार्य एक ही होता है, उसे समवृत्ति अंक कहते हैं। समवृत्ति मतलब क्या? समान प्रवृत्ति, ऐसे याद रखना। समवृत्ति मतलब समान प्रवृत्ति, मतलब समान कार्य। भाई साहब वो कार्य समान करेगा, हाँ, लेकिन संरचना में क्या होगा? अलग अलग। जैसे पक्षी के पंख और कीट के पंख, आप लोग देखोगे कीट के जो छोटा कीट होता है उसका पंख कितना अलग संरचना होता है, उसमें हड्डी वड्डी भी नहीं होता है, बट पक्षी के पंख में हड्डी होता है, मतलब संरचना अलग होती है ना। दोनों का संरचना अलग है बट दोनों का काम क्या है? सेम है, दोनों फुर फुर उड़ेगा।
समझे, मतलब उड़ने का काम तो दोनों है बट दोनों का संरचना अलग अलग है। तो इसे ही दोस्तों समृद्ध अंग बोलते हैं कि जिसका संरचना तो अलग अलग होता है बट काम अलग एक ही करता है, उनका कार्य एक ही होता है। तो समृद्धि मतलब याद रखना समान प्रवृत्ति, बोलता है कि ये दोनों लोग समान प्रवृत्ति के हैं, मतलब क्या दोनों का बिहेवियर, काम करना सब कुछ समान रहता है, लेकिन हाँ बनावट यहाँ पर दोनों का समान नहीं होगा। समझ गए। अगला सवाल देखिए, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई मतलब क्या है, वोल्ट होता है और बैटरी जो है, देखिए विभवांतर कौन बनाए रखता है, चालक के टर्मिनल के बीच वोल्टेज कौन बनाए रखता है, वोल्टेज कौन देता है, बैटरी देता है भाई साहब। समझ गए। बैटरी हटा दो कहां से मिलेगा धारा, नहीं ना, तो बैटरी चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल, इसको देख लीजिए अच्छे से। अगला सवाल है, स्त्रियों और पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा ये भी फेमस सवाल है कि स्त्रियों में दोस्तों XX गुणसूत्र पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, स्त्रियों में XX पाया जाता है, जबकि पुरुषों में दोस्तों XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझ गए। और ये किसी का अगर संतान लड़का होता है कि लड़की होता है, ये डिपेंड करता है पुरुषों के XY पर। ये इसमें मतलब लड़कियों का रत्ती भर भी हाथ नहीं होता है कि वो लोग चाहे, क्योंकि लड़की जब दोनों X और Y जब मिलता है तो पुरुष बनता है और XX मिलता है तो स्त्री बनता है। ठीक है, बस ऐसे समझ लीजिए ना कि स्त्रियों में XX होता है और पुरुषों में क्या होता है, XY होता है। मतलब पुरुष ज़्यादा टेढ़ा होता है ना, तो पुरुषों में XY हो जाता है। समझिए, पुरुष ज़्यादा मतलब क्या होता है, वो बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उसमें X और Y अलग अलग आ जाता है। और औरत सुशील शादी होती है एकदम, तो उससे XX समान समान रहता है। बस ऐसे ही ट्रिक से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है। तो भाई साहब इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है एग्जाम में। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का केवल 10% ही अगले स्तर पर पहुंचता है। ओके, ऐसे दो धातुओं के नाम बताइए जिसे आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। अब बोलेगा सर चाकू से काटेंगे क्या, बिल्कुल, मतलब उसको आप चाकू से काट सकते हो, लोहा को काट सकते हो, नहीं सर। कैसे काट सकते हैं, सोना को, नहीं सर। क्या, अरे भाई साहब सोडियम और पोटेशियम को आप आसानी से चाकू से काट सकते हो, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा विक्रियाशील है कि खुलों में रख भी नहीं सकते, तुरंत आग पकड़ लेता है। जीवाश्म क्या है, तो देखो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों की परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। मतलब लाखों तथा हजारों साल पहले जब कोई मर गया, कोई दब गया, अब ऐसा दब गया कि उसका छाप निशान पड़ गया, ठीक है, अब मर गया तो उसका हड्डी वड्डी मिल रहा अभी, मतलब जीवाश्म मतलब क्या, जीवों के अंश जो अभी मिल रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, जीवाश्म का बोलेंगे। देखिए क्या क्या हो सकता है, जीवों की परिरक्षित कठोर अवशेष, जो ऐसी हड्डियां, डायनासोर का हड्डियां मिला मान लीजिए कठोर अवशेष, वो हो गया जीवाश्म। चट्टानों पर पैरों के निशान, मान लीजिए ऐसा कोई जीव था जो बहुत भारी भरकम था, चलता था जहां पर वहां पर पैरों के निशान आ जाते थे, तो अभी वहां कहीं कहीं निशान दिखाई मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवाश्म बोलेंगे। मिट्टी पर बने मृत जीवों के सांचे, मान लीजिए कोई मिट्टी में दब गया और मर गया, ठीक है, और अभी उसका सांचा मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई जंतु दब के मरा होगा, तो ये सब क्या है, ये सभी जीवाश्म ही है। हजारों और लाखों हजारों साल पहले मृत जीवों के अवशेष को ही जीवाश्म कहा जाता है, जो अभी मिल रहा है। समझ गया ना, जीवों के अवशेष को, चट्टानों पर पैरों के निशान को, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे को। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण क्या हो जाए, देखिए खाद्य श्रृंखला मतलब क्या, खाना मतलब क्या, देखिए पादप है मतलब घास फूस है जिसको खा गया कीट। अब ये कीट खा गया तो मेढक गुस्सा हो गया, बोले भाई तू खाएगा पादप को, तो मेढक कीट को खा गया। अब मेढक जब कीट को खा गया तो सांप गुस्सा हो गया, सांप आकर मेढक को खा लिया। अब जो सांप खा लिया मेढक को तो चील गुस्सा हो गया, चील आकर वाला तू खाएगा, सांप को खा लिया। समझ गए। तो यही है दोस्तों खाद्य श्रृंखला, मतलब क्या, कीट को खाया पादप और मेढक खा गया कीट को, उसी प्रकार सर्प खा गया मेढक को और फिर सर्प को खा गया चील। समझ गए, पादप को खा गया कीट, कीट को खा गया मेढक, मेढक को खा गया सर्प, सांप, सांप को खा गया चील, मतलब कोई पक्षी। इसमें पादप उत्पादक है। पादप क्या है, उत्पादक। सबसे प्रथम जो होता है दोस्तों वो स्वयंपोषी पोषण करता है। पादप क्या, वो किसी पर निर्भर नहीं, वो एकदम शांत सुशील है भाई साहब, वो किसी से कोई झमेला ही नहीं है, आकर सब उसको खा देता है। एक बकरी आकर कभी खा दिया, कभी मनुष्य आकर खा के साग बना के खा गया, कभी ये खा गया, उसको कोई किसी से नहीं लेता। वो बेचारा सूरज का प्रकाश से अपना खाना बनाता है, किसी तरह उन्हें गुजर बसर करता है, आकर उसको सब कोई खा लेता है। तो इस दुनिया में सीधा मत बनिए, सीधा बनिएगा तो सब कोई खा लेगा। ये तो बेचारा किसी से खाना मांगता भी नहीं है, खुद सब कुछ, खुद पानी जुगाड़ करेगा, खुद सूरज का प्रकाश लेगा, ठीक है। तो उसको खा गया कीट, तो कीट को खा गया मेढक, मेढक खा गया सर्प, सर्प को खा गया चील। इस प्रकार जो इसमें प्रथम जो है वो है उत्पादक, जबकि प्रथम उपभोक्ता कौन है, प्रथम उपभोक्ता, जबकि प्रथम उपभोक्ता है यहाँ पर कीट, सबसे प्रथम कीट ही खा रहा है, और चील है अंतिम उपभोक्ता। समझ गए हो।
तो दोस्तों ये था आप लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें आप लोग काफी सारे सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, मैंने हरी को समझा दिया है। और इसके बाद लघु उत्तरीय का भी ला दूंगा, और आप लोग किस पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बोलोगे, ताकि हम उस पर वीडियो ला पाए। चले सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिले, इससे अपने तक सीमित मत रखिए दोस्तों। किसी का अच्छा करोगे तो आपको भी जरूर अच्छा होगा आपका भी। चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।